हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो इसके पहले के जो PYQ था वो हम लोगों ने उसमें 60 क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग 60 के आगे स्टार्ट करते हैं। क्या उसमें क्या था कि रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। कौन से रोगों में ना, तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया था, यही ऑप्शन सही था। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या अब आज 61 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नवजात शिशु की प्रति मिनट स्पंदन की दर कितनी होती है। नवजात शिशु के प्रति मिनट स्पंद की दर कितनी होती है, 80 या 150 बार, 100 बार, 120 बार। तो कितनी होती है, यहाँ पर सही हो जाएगा 150 बार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि कम होती है। क्या होता है कि कम होती है, यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा पहला ना। और देखिए इसमें कुछ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग जानते हैं कि थकान क्या होता है। ये देखिए थकान जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा थकान होता है, शारीरिक थकान होता है, दूसरा क्या, मानसिक थकान होता है। क्या होता है, मानसिक थकान। तो थकान दो प्रकार के होते हैं ना, एक शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है। जैसा कि शारीरिक थकान जो होता है ये कैसे होता है कि ये अगर आप देखा जाए तो शारीरिक थकान वो जल्दी हो जाती है ना, मानसिक थकान जो है वो जल्दी नहीं होती है। हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या होता है कि हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन और ब्लड में मिले, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन कहाँ मिलते हैं, ब्लड मिलते हैं। तो ये सब काम करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये CO2 ना और किसमें, जल H2O में बदल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये इसमें बदल जाते हैं तो क्या बनता है कि यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन ब्लड में मिले और इससे क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और किसमें, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, थकान। तो अगर ये पूछा जाए कि शरीर में थकान क्यों होती है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से शरीर में जब वही लैक्टिक एसिड जो है वो बनने लगता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, थकान हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थकान होती है। ये हम लोगों ने शारीरिक थकान के बारे में समझा। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक थकान यानी मानसिक थकान के बारे में जानते हैं। मानसिक थकान कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक नीरस थकान होती है, दूसरा होती है कुंठाजन्य थकान। कौन सी, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। अब नीरस थकान क्या होती है कि जब पढ़ते पढ़ते व्यक्ति क्या करता है, पढ़ाई करते करते ऊब जाता है ना। अभी आप लगातार 4-5 घंटे कोई एक काम को कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, मतलब नीरस थकान वो हो जाता है ना कि एकदम नीरसता आ जाती है। और क्या होता है कुंठाजन्य, कि जैसे आप कई सालों से, अगर आप यही सोच लीजिए कि TGT की तैयारी आप कई सालों से कर रहे हैं ना, और आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं क्वालिफाई हुए, फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर नहीं, मतलब आपने दिया फिर नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो बार बार जब हाथ में निराशा आती है तो इससे व्यक्ति क्या होता है, यानी कई सालों मेहनत करने के पश्चात ये थकान होती है कि आप बहुत मेहनत किए, आपको परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो व्यक्ति क्या होता है, कुंठित हो जाता है। तो इसके देखिए इसी का चैप्टर था ना, कार्य सरलीकरण। यही थकान ना हो, इसी के लिए क्या होता है, कार्य सरलीकरण होता है। तो मानसिक थकान के बारे में हमने समझा कि मानसिक थकान क्या होता है, ये दो प्रकार के, एक नीरस थकान होता है, कुंठाजन्य थकान होता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मानसिक कार्य करने वाले को, क्योंकि देखिए एनर्जी की आवश्यकता किसको होगी, जो शारीरिक श्रम करते हैं। मानसिक श्रम जो करते हैं उनको शारीरिक श्रम करने वालों की अपेक्षा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गर्भवती महिला को निम्नलिखित में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, देखिए ये पहले का दिया हुआ है डेटा, लेकिन अगर इस टाइम आप देखेंगे तो 2480 कितना होना चाहिए, 2480 ये इतनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। अब मतलब यहाँ पर ऑप्शन ये सही होगा। संक्रामक रोग द्वारा फैलते हैं। अब ये देखिए संक्रामक किसके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं। तो किसके द्वारा फैलते हैं, ये वायु द्वारा, जल द्वारा और किसके द्वारा,
वायु द्वारा, जल द्वारा, जीवित जंतुओं और ये सभी। तो संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा? ये सभी के द्वारा। किसके द्वारा फैलते हैं? सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब ये संक्रामक रोग के बारे में हम लोग समझते हैं कि संक्रामक रोग होता क्या है। देखिए, संक्रामक रोग होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संक्रामक रोग मतलब इन तीनों की वजह से, यानी संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग है। कैसे है कि ये बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी इन सब और सूक्ष्म जीवों से होने वाला संक्रामक रोग है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्या होता है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। संक्रामक रोग देखिए कैसे कैसे होते हैं। मलेरिया हो गया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप गले, और क्या होता है कि मतलब तपेदिक, दाद, एथलीट फुट, मतलब कई प्रकार के होते हैं। अगर आप देखा जाए तो इसमें संक्रामक रोग द्वारा फैलता है जल, वायु, जीवित जंतुओं द्वारा, यानी ये सभी ऑप्शन सही है। तो जल, अगर देखा जाए तो जल द्वारा कौन से फैलते हैं? हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, सिगोलेसिस और पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये सब चीज़ क्या होती हैं? जल द्वारा फैलते हैं। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पानी को कीटाणु रहित, फिल्टर्ड और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बिना फिल्टर पानी का प्रयोग करना मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ, यात्री दौरान के अपना मतलब जब यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने घर से पानी ले जाना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी ले, मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या है कि जल द्वारा है। आसपास पानी इकट्ठा ना हो, ये सब चीज़ें हैं कि साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, जल द्वारा है। अब दूषित भोजन से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? ये इसे खाद्य विषाक्तता भी कहा जाता है। ये बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी की वजह से होती हैं ना। इसमें कौन सी होती हैं? दस्त हो गई, उल्टी, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, मतली, पेट में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, मतलब कई प्रकार की लेकिन इससे बीमारियां भी होती हैं। ये सब क्या हैं? कुछ लक्षण हैं और बीमारियां भी इससे कई होती हैं ना। कौन कौन सी इसमें खाद्यजन्य बीमारियां होती हैं कि इसमें कई बीमारियां होती हैं और इसके कई लक्षण भी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या हो गया? ये भोजन द्वारा था। और देखिए वायु द्वारा भी कुछ मतलब रोग इस पे फैलते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, काफ़ी रोग जो है वायु द्वारा भी फैलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी चौथा ऑप्शन सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? पहला ऑप्शन है चिकित्सक द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा। नेक्स्ट ऑप्शन है डूबने पर दी गई चिकित्सा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है चिकित्सक के पहुँचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। फिर लास्ट है बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि चिकित्सा द्वारा दी गई चिकित्सा और विशेष चिकित्सा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है? चिकित्सक के पहुँचने से पहले जब उसका उपचार किया जाता है ना, कुछ जैसे ऐसा उपचार कर दिया जिससे कुछ हद तक राहत मिल जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यहाँ पर चिकित्सक के पहुँचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पर डैश 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 है में पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। किसमें होती है? तो ऑप्शन है कि टेरिकॉट कपड़ों में, सूती कपड़ों में, नायलॉन कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन, जैसा कि ये सब लोग जानते होंगे कि सूती कपड़ों में इसमें पसीने सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक विधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों के दूध के दांत
बच्चों के दूध के दांत होते हैं। बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं? 15 होते हैं, 18 होते हैं, 20 और कितना, ये देखिए 28 हो चाहे जो भी हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो एक ही है। क्या ऑप्शन सही है? 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ना, ये हम लोग जानते ही हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? केंद्रीय कृंतक ना, और कृंतक, रदनक और चवर्णक और अग्र चवर्णक और चवर्णक, 4 होते हैं। केंद्रीय कृंतक और रदनक, फिर चवर्णक और अग्र चवर्णक, 4 दांत होते हैं ना। तो ये अगर बात की जा रही है बच्चों के दूध के दांत की, तो पहले इसमें क्या होता है? देखिए इसमें आने का क्रम क्या होता है। सबसे पहले 2 निचले सामने के दांत आते हैं, फिर उसके बाद ऊपरी सामने के दांत आते हैं, फिर उसके बाद आमतौर पर आप ऐसा देखते होंगे कि जो 2 दांत निकले होते हैं उनके प्रत्येक तरफ मतलब क्या होता है, मतलब एक एक दांत आ जाते हैं। फिर क्या होता है, 3 साल की उम्र तक लगभग सब बच्चों को मतलब 20 के लगभग पूरे नहीं हुए रहते हैं, लेकिन आ जाते हैं 20 तक आ जाते हैं 20 दांत ना। 3 साल की उम्र तक लगभग सभी बच्चों के पास कितने दांत हो जाते हैं? 20 दूध के दांत हो जाते हैं। कब तक? 3 साल की उम्र तक। तो ये दांतों के मतलब प्रकार थे। इसमें हमने क्या देखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ना। और क्या बच्चों के दूध के दांत कब तक आते हैं? 20 दांत होते हैं। और ये कब तक, कैसे कैसे, इसका क्रम क्या है उसको हमने समझा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है, इसको देखते हैं कि नायलॉन, सूत, पॉलिएस्टर, और पहला और दूसरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है। क्या दिया हुआ है कि निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर दिया है नायलॉन, सूत, पॉलिएस्टर, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर देखिए इसके मुताबिक ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि ये देखिए, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाध्यता के लिए उत्तरदायी हो सकता है केवल पुरुष, केवल महिला, पहला और दूसरा दोनों, और या तो पुरुष या फिर महिला। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक व संतुलित आहार को ग्रहण करना। तो इन सब में सबसे ज़्यादा देखिए उनको विश्राम करने की ज़रूरत है ना, दूध भी उस टाइम ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि अरक्तता से बचने का उपाय ना, इन सब की ज़रूरत तो है। प्रतिदिन विश्राम करना चाहिए ना, और पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक व, लेकिन इन सबसे ज़रूरी क्या है कि पौष्टिक और संतुलित आहार अरक्तता के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों? आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा? यहाँ पर देखिए संतरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? संतरा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? प्रसव का प्रकार नहीं है। प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव और इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलता पूर्ण प्रसव। तो प्रसव का प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा, ये प्रसव का प्रकार नहीं है, संभाव्य प्रसव ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये संभाव्य है क्या? ये संभाव्य क्या है? अबॉर्शन है ना। अगर बात की जाए प्रसव की ना, तो अगर बात करते हैं प्रसव के प्रकार की, तो प्रसव का प्रकार कौन कौन सा है? प्रसव का
प्रकार कौन कौन सा है इसको जानना ज़रूरी है। इसी मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी समझ लेते हैं कि देखिए प्राकृतिक प्रसव होता है या तो इसे आप सामान्य प्रसव कहते हैं। क्या होता है? पहला है प्राकृतिक प्रसव जिसे आप सामान्य प्रसव कहते हैं। दूसरा होता है औजारों की मदद से प्रसव कराना, मतलब उसमें क्या होता है कि औजार की मदद से प्रसव कराया जाता है। तीसरा ऑप्शन है उल्टा प्रसव जिसे ब्रीच प्रसव भी कहते हैं ना। और क्या है कि लास्ट ऑप्शन है चीर फाड़ प्रसव। तो देखिए ये प्राकृतिक प्रसव जिसे सामान्य प्रसव कहते हैं, औजारों की मदद से कराया जाता है। देखिए प्राकृतिक प्रसव तो बहुत सामान्य है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं और औजारों की मदद से मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है। और औजारों की मदद से प्रसव कराना इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और उल्टा प्रसव में क्या होता है यानी ब्रीच प्रसव, बच्चे का जैसा कि नॉर्मल देखा जाए तो पहले बच्चे का सिर आता है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका पूरा धड़ वगैरह ये पैर वगैरह लास्ट में एकदम आते हैं। तो पहले सिर बाहर आता है तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रसव। लेकिन अगर ब्रीच प्रसव की बात की जाए, उल्टा प्रसव की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि पहले पैर आता है तो उसको बाहर आता है पहले पैर, तो उसको क्या बोलते हैं? उल्टा प्रसव बोलते हैं। अगर आड़ा प्रसव की बात हो जाएगी तो देखिए ये और भी मतलब ये दिक्कत करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल आड़े मतलब इस तरीके से इस पोजीशन में ऐसे रहता है ना, और इस तरीके से रहता है जिससे क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी करानी यानी सामान्य प्रसव कराना मुश्किल होता है। और चीर फाड़ प्रसव, तो ये प्रसव के हम लोगों ने 5 प्रकार देखे। कितने प्रकार? 5 प्रकार देखिए। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना संभाव्य प्रसव, तो संभाव्य प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य क्या है? ये अबॉर्शन है, संभाव्य अबॉर्शन है। तो इसको देखते हुए इसको भी देख लेते हैं कि अबॉर्शन यानी गर्भपात जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। गर्भपात के प्रकार जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। एक अधूरा गर्भपात होता है, पूर्ण गर्भपात होता है, अपरिहार्य गर्भपात होता है, संक्रमित गर्भपात होता है, संभाव्य गर्भपात होता है, अनिवार्य गर्भपात होता है और प्रेरित गर्भपात होता है, सेप्टिक गर्भपात होता है और आयतन गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात। तो हम लोगों ने क्या गर्भपात के प्रकार भी देखे ना। अगर संभाव्य की बात की जाए तो यहाँ पर संभाव्य प्रसव दिया हुआ है, संभाव्य गर्भपात की। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, ये 24 से 28 सप्ताह की अवधि में इसमें क्या होता है कि जब 24 से प्रेगनेंसी के 24 से 28 सप्ताह जब बीत जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उस अवधि में योनि से रक्तस्राव होने लगता है। तो क्या हो जाता है? गर्भपात होना संभव हो जाता है। तो मतलब ये कंफर्म होता है कि गर्भपात होगा ना। सावधानी, और इससे क्या है कि अगर आप सावधानी बरतें तो गर्भपात से आप बच सकते हैं। और गर्भवती स्त्री को आपको आराम देना चाहिए, चिकित्सक को दिखाना चाहिए ना। ये सब चीज़ें करते रहने से मतलब काफ़ी हद तक इसकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भ में शिशु के पूरे शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है। तो कैसा पदार्थ रहता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, जल जैसा ठंडा पतला, और क्या है कि कोई भी नहीं। तो जैसा कि ये सब लोग जानते हैं कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा पदार्थ होता है? मोम जैसा सदृश चिकना पदार्थ, मोम जैसा सदृश चिकना पदार्थ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मछली हुई सब्जी और मछले हुए फल, उबला हुआ दूध और जल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार और माह में 3 बार। तो कब कराना चाहिए कि माह में 1 बार कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध और जन्मजात असामान्यताएं, पूर्णकालिता, ये सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के कारण क्या हैं कि सभी। कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष में हुआ? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब हुआ था? इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1832, 1835, 1833 और 35 के बाद 38 है, उसके बाद 1840। तो यहाँ पर ये 1838 जो है वो सही हो जाता है, 1838।
ये तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आवश्यकता मनुष्य की एक इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, धन होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, बचत होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि आवश्यकता मनुष्य की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए कि साधन होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो परिवार क्या है? एक क्या है? सामाजिक संस्था है। क्या है? सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर सब लोग जानते रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय परिवारों की विशेषता है संयुक्त परिवार, प्रतिष्ठात्मक परिवार, रक्त संबंध, ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। और बाल विवाह एक क्या है कि ये न पारिवारिक समस्या है न व्यक्तिगत समस्या है। ये कौन सी समस्या है? इसे सामाजिक समस्या बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं 83 वाला क्वेश्चन। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है, दूध है, दही है, सोयाबीन है, हरी सब्जियाँ। तो 83 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से खनिज लवण स्रोत है। खनिज लवण स्रोत कौन से हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो कौन से हैं खनिज लवण? खनिज लवण क्या दूध में प्राप्त होता है? संतरा में, सोयाबीन में, हरी सब्जियां। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में पोषक तत्व नष्ट नहीं हो, क्या मतलब प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें होती हैं कि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं प्रेशर कुकर में खाना बनाइए तो नष्ट नहीं होती हैं और खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है और श्रम जो है वो कम लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती, खट्टी होना और सभी। तो यहाँ पर 86 में कौन सा आंसर सही होगा कि अच्छी जेली की पहचान क्या होती है कि जेली जो होती है वो पारदर्शी होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं होती है, फिटिंग अच्छी आती है। अब पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों कौन सा, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हो जाता है। तो 87 की बात करें तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि क्या होगा कि जब भी कपड़ा सिलने के पूर्व आप ड्राफ्टिंग लगा देते हैं या ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कपड़ा जो है व्यर्थ नहीं जाता और आपका जो है कपड़ा जो गलत कटने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। और मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन जब भी आप सिलाई मशीन तेल डालते हैं तो क्यों डालते हैं? मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन में तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि मशीन जो है वह हल्की चले, इसलिए मशीन में तेल डाला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की? 12 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर। तो कौन सा नंबर? एक ही सब लोग जानते होंगे कि जब भी सिलाई करते हैं तो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़े धोने का सोडा क्या है? कपड़े धोने का मतलब सोडा जो है वो पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है और क्या करता है कि गंधहीन बना देता है। तो यहाँ पर भी जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या करता है? कठोर बना देता है। क्या करता है कि क्या होता है कि क्या बना देता है?
मृदु बना देता है, मृदु बना देता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य पेशी कोशिकाओं का है या आच्छादक कोशिकाओं का है, संयोजी कोशिकाओं का है, तंत्रिका कोशिकाओं का है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये कौन सी कोशिकाओं का है? संयोजी कोशिकाओं का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संयोजी कोशिकाओं का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृह विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं कि गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है, कि कला और विज्ञान दोनों की है। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पसलियाँ की संख्या होती है, क्या मानव शरीर में पसलियों की संख्या 10 होती है, 28 होती है, 12 होती है या 48 होती है? तो कितनी होती है? मानव शरीर में जब पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पेशियों में जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा खनिज लवण तथा वसा आदि का प्रतिशत कितना होता है? पेशियों में जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा और वसा का प्रतिशत कितना होता है? 70% होता है, 35% होता है, 50% होता है और 25% होता है। तो कितना होता है यहाँ पर देखते हैं। ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है, 70% होता है। कितना होता है? 70% होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेशियाँ शरीर के कुल भाग का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं? 60% भाग बनाती हैं, 80 बनाती हैं, 90% बनाती हैं, 50% बनाती हैं। तो 95 का यहाँ पर देखेंगे कि पेशियाँ शरीर के कुल भाग का लगभग कितना प्रतिशत बनाती हैं? 90% बनाती हैं। कितना? 90% बनाती हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वह मार्ग को मुँह से आरंभ होकर कहाँ से, वह मार्ग जो क्या होती है? मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है, तो उसे कहा जाता है छोटी आंत, बड़ी आंत और कौन सा? कि छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचन तंत्र, आहार नाल। तो क्या कहा जाता है? कि आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सभी जानते होंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कि बेरी है पहला ऑप्शन, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है सूखा रोग, रिकेट्स, जो कि सभी लोग जानते हैं कि जो रिकेट्स वगैरह है ये विटामिन डी की वजह से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से, बेरी विटामिन बी की वजह से। अब बचा क्या? रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रतौंधी हो जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा शरीर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? 80%, 90%, 65 से 70%, 80 से 90%। तो 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि 65 से 70% हमारा शरीर जो है वह, हमारा शरीर की में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 65 से 70% होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटे व्यक्ति को भोजन में उपयोग कम करना चाहिए। मोटे व्यक्ति को वसा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो मोटे व्यक्ति को किसका उपयोग कम कर देना चाहिए? भोजन में वसा का उपयोग जो है वो कम कर देना चाहिए। ये भी सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिना किस अंग का भाग है? तो ये भी हम लोग जानते हैं, रेटिना जो है वो किस अंग का भाग है? आँख का। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला के अंडाशय में कौन से हार्मोन उत्पादित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और क्या है? रिलैक्सिन, ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? 101 का यहाँ ये सभी जो है सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि ये देखिए पिछला फिर से आ गया है 97 का, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें है रतौंधी। फिर हमारा शरीर कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? 65 से 70%। मोटे व्यक्ति को भोजन में ये क्या है? इसमें वसा है। और रेटिना किस अंग का भाग है? इसमें आँख है। महिला के अंडाशय में इसमें क्या है? ये सभी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है?
महिला के ये भी हो गया है 102 वाला। थकान दूर करने का उपाय क्या है? थकान दूर करने का उपाय क्या है? कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना। तो देखिए थकान दूर करने का उपाय क्या है कि आप इससे थकान से बचने के लिए कोई भी कार्य जो है वो एक ही कार्य को आप क्या करिए, लंबे समय तक मत करिए ना, लंबे समय तक ना करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी थकान लगने लगेगी, तो आप थोड़ा सा बीच में 2 मिनट का इस तरीके से रेस्ट ले लीजिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, तो भी क्या करिए कि अगर आपको थकान लग रही है तो आप उसमें कोई भी कार्य क्या है कि आप कार्य को बदल दीजिए। मतलब वही कार्य जो है लगातार लंबे समय तक करेंगे तो थकान लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवातन क्या है कि शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना। कोई भी कार्य जो है, देखिए यहाँ पर ये अलग आ गया है। संवातन क्या है कि अगर देखा जाए तो संवातन क्या है कि शुद्ध वायु का प्रवेश है और अशुद्ध वायु का निष्कासन है। संवातन का तात्पर्य क्या होता है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वायु का प्रवेश होता है और अशुद्ध वायु का निष्कासन होता है। कचरे के निपटान की उत्तम विधि क्या है? जलाना, जल प्रवाह में बहाना और खाद बनाना, भराव क्षेत्र बनाना। तो कचरे के निपटान की उत्तम विधि क्या है? कचरे के निपटान की उत्तम विधि है खाद बनाना। क्या है? खाद बनाना। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोज्य पदार्थों को कौन सा सूक्ष्मजीव नष्ट करता है? यीस्ट, फफूंद, जीवाणु, ये सभी। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा सूक्ष्मजीव नष्ट करता है? सभी नष्ट करते हैं ना। वो भोज्य पदार्थ किससे प्रभावित होते हैं? सभी से होते हैं। यीस्ट से, फफूंद से, जीवाणु से, इन चारों से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, परावैज्ञानिक किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो किसके द्वारा? ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। यही सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन ना की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 4 जुलाई 1975 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर उपदेश देकर। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर कि संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये शिक्षा द्वारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षा द्वारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्नलिखित में से किससे होता है? अगर ध्वनियों के शोर की बात करें तो क्या फौजी राइफल से होता है, हवाई हमले में सायरन से होता है, लाउड स्पीकर से, रॉक संगीत से? तो किससे होता है? फौजी राइफल से, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक प्रदूषण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक विसंक्रामक है कॉपर सल्फेट, विरंजक चूर्ण, पोटेशियम परमैंगनेट, उपयोग सभी। तो यहाँ पर कौन सही होगा? रासायनिक विसंक्रामक है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, उसके बाद क्या है? विरंजक चूर्ण, पोटेशियम परमैंगनेट, उपयोग सभी। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो
मतलब चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर था ब्लीचिंग पाउडर ना, तो उसमें वो सही था। तो यहाँ पर कौन सही होगा? ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा पेचिस फैलने का कारण है। अमीबी पेचिस फैलने का कारण क्या है? अमीबा है, बैसिलस है, बेसिलस है, साल्मोनेला है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीबा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है किससे? मतलब इससे क्या फैलता है? आंत्र ज्वर हो जाता है, मियादी बुखार होता है, हैजा, मलेरिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हैजा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे कद की महिला को प्रमुखता से निम्नलिखित में से कैसे कपड़े पहनना चाहिए? तिरछी धारी वाले, लंबी धारी वाले, फूलों और बड़ी पत्तियों वाले, चार डाइनिंग मतलब डिजाइन वाले। तो कौन से कि जो छोटे कद वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? उन्हें जो है वो वस्त्र जब भी वो मतलब लंबी धारी वाले कपड़े के वस्त्र पहनने चाहिए। छोटे व्यक्ति को लंबी धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाता है तो वह कड़ा बन जाता है ना, और चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऊन को अगर क्षार युक्त साबुन से धुलेंगे तो वह क्या होगा? कड़ा हो जाता है। यहाँ पर कूड़ा नहीं है, कड़ा है। क्या है? कड़ा हो जाता है, कड़ा है यहाँ पर ना, कड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व से झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो बदल गए हैं। चित्रों का चुनाव नहीं है, वस्त्रों के चुनाव से। किससे है? वस्त्रों के चुनाव से। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वस्त्रों के चुनाव से झलकता है, वस्त्रों का चुनाव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेबीज के लक्षण हैं कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें एक रेबीज के क्या लक्षण होते हैं? सभी, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें रेबीज के क्या लक्षण होते हैं कि कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, सभी। कुष्ठ रोग फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 118 का कौन सा सही हो जाएगा? 118 का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, उपरोक्त सभी। तो खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती होती है और क्या? आय का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, उपरोक्त सभी। तो एक पारिवारिक बजट बनाने से क्या होगा? पारिवारिक बजट बनाने से क्या होगा कि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन। एक पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती होती है, आय का सही उपयोग होता है, और क्या है कि परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए आय का क्या है कि सही उपयोग होगा। जब आप बजट बनाएंगे तो आय का आपकी इनकम है उसका आप सही उपयोग कर पाएंगे। फेफड़े के वायु कोश किस उपकला यानी एपिथेलियम से बने होते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सल्की, स्तंभाकार और क्या? पश्चमाभी, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का यानी कौन सा सही हो जाएगा? ये सल्की सही हो जाएगा ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64, 22, 29। तो वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? कितनी अस्थियां? 22 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंकाल तंत्र को आकृति एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो 123 का इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेशी तंत्र, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वक्ष में, ये देखिए फिर पिछला रिपीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त निर्मित होता है? 20 अंश, 40 अंश, 70 अंश और 10 ना, तो यहाँ पर 40 अंश सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी से उत्पन्न होती है? शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी जो है वो किससे होती है? ये शुद्ध घी से। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये शुद्ध घी से होती है सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी शुद्ध घी से। यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए ये चीज़ें, एक जितना क्वेश्चन था ये PYQ जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।